हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में मेहरौली लौह स्तंभ चंद्र के बारे में। तो जो मेहरौली लौह स्तंभ में जो प्रशस्ति लिखी हुई है स्तंभ पे, उसमें जिस चंद्र नामक राजा का उल्लेख हुआ है वह कौन था, उसकी पहचान के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण एक लौह स्तंभ लेख प्रारंभिक गुलाम वंश के शासक इस्लाम की मस्जिद के भग्नावशेषों के आंगन में दिल्ली से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण मेहरौली में स्थित है। यह पादगिरी पर स्थापित किया गया था, पर अनंगपाल अथवा उसके किसी वंशज अथवा फिरोज शाह तुगलक के समय इसे अपने मूल स्थान से हटाकर वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। फ्लीट ने प्रस्तावित किया कि यह स्तंभ अपने मूल स्थान पर ही है, क्योंकि इसके आधार में लौह शलाकाओं के टुकड़ों के समान धातु के कुछ टुकड़े हैं। यदि इन्हें स्थानांतरित किया गया होता तो ये टुकड़े टूट गए होते। यह स्तंभ प्राचीन धातु विज्ञान की प्रगति का जीता जागता उदाहरण है। इसमें ना तो कहीं जंग के निशान हैं और ना ही कोई अंश टूटा फूटा है। 3 श्लोक संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, जिसमें चंद्र नामक शासक की प्रशस्ति है। चंद्र ने वंग में आए हुए शत्रुओं को पराजित कर अपनी भुजाओं पर तलवार से कीर्ति लिखवाई थी। 7 नदियों के मुख को पार कर वाहलिक पर विजय प्राप्त की तथा इसकी अजय से दक्षिण सागर आज भी सुभाषित है। यद्यपि यह इस लोक का परित्याग कर स्वर्ग लोक पहुँच गया है, पर अपनी कीर्ति द्वारा अभी भी इस लोक में स्थित है। शत्रुओं का संहार करने वाले महान राजा के यत्नों का शेष प्रताप आज भी इस पृथ्वी के महावन को भस्मीभूत करने वाली द्वाग्नि की तीव्र ज्वाला के समान नहीं छोड़ रहा है, जिसने अपने बाहुबल से अर्जित राज्य पर चिरकाल तक एक छत्र शासन किया, जिसका नाम चंद्र था, जिसके मुख की शोभा माँ के समान थी। उसी ने विष्णु में निष्ठा पूर्वक अपनी बुद्धि लगाकर विष्णु पद नामक पर्वत पर इस विष्णु ध्वज की स्थापना की। मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र से संबंधित जो उक्त विवरण है, उससे इसके विषय में निम्न तथ्य प्रकाशित होते हैं। पहला है, इस प्रशस्ति में उल्लिखित राजा का नाम चंद्र था। इसने वंग में आए हुए या सम्मिलित रूप से आए हुए शत्रुओं को अकेले ही पराजित किया था। सिंधु के 7 मुखों को पार कर वाहलिक पर विजय प्राप्त की। दक्षिण में विजेता के रूप में इनकी ख्याति फैली थी। इसने अपनी भुजाओं से विश्व में एकाधिराज्य हस्तगत किया था। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विष्णु के प्रति अनन्य श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए विष्णु पद पर एक विष्णु ध्वज की स्थापना की। सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में प्रिंसप, एक इतिहासकार हैं, ने इस अभिलेख को प्रकाशित किया था तथा लिपि के आधार पर इसे 3री-4थी सदी ईस्वी का बताया है, पर चंद्र के समीकरण के विषय में वे मौन रह गए। ये किस काल का है तो इन्होंने बता लिया, लेकिन जो इसका चंद्र था उसके समीकरण के बारे में जब बात आई तो ये मौन रह गए। स्टीन ने इसका समीकरण ही असंभव बताया, पर फ्लीट ने इस लेख के अंतिम रूप के संपादन के बाद विद्वानों ने इसका समीकरण शुरू किया तथा प्राचीन भारत के इस नाम से मिलते जुलते शासकों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र कनिष्क, चंद्रांश, चंद्रवर्मा, प्रथम चंद्रगुप्त से इसे जो है उन्होंने संभव बताया। समीकरण बोला कि ये सभी राजा हो सकते हैं। पहला आता है आरसी मजूमदार, एक इतिहासकार हैं। तो आरसी मजूमदार ने किसी समय इस चंद्र की पहचान प्रथम कनिष्क से की थी। इनका तर्क था कि पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित एक खितानी पांडुलिपि में चंद्र कनिष्क नाम मिलता है। कनिष्क ने ही वाहलिक विजय की थी। इसकी मुद्राएं पुंडवर्धन तथा ताम्लुक से मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इसने वंग भूमि में युद्ध किया होगा। प्रथम कनिष्क धर्म सहिष्णु था, अतः इसका वैष्णव होना असंभव नहीं लगता। चीनी साक्ष्यों से पता चलता है कि इसने पाटलिपुत्र की विजय प्राप्त की,
पर मजूमदार महोदय के निष्कर्ष मान्य नहीं है। प्रथम कनिष्क की वाहलिक विजय का कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही इसके वैष्णव होने का। इसकी वाहलिक, यहाँ पे थोड़ा लिखने में हो गया है, यहाँ वाहलिक विजय की संगति तो तब बैठती, यानी तब की वजह तब है होना चाहिए, तब बैठती जब हम अविवाद्य से बैक्टीरिया का पर्याय मान लेते। बैक्टीरिया तो प्रथम कनिष्क का मूल स्थान था, इसकी विजय वह क्यों करता? क्योंकि जो बैक्टीरिया था वो उसका मूल स्थान था, उसकी विजय या उसके लिए वो लड़ाई क्यों करता? क्योंकि वो वहीं का था। चीनी अनुश्रुतियों में प्रथम कनिष्क के पाटलिपुत्र तक की विजय की अभियान की बात तो अवश्य कही गई है, पर इसे सही नहीं माना जा सकता। थोड़ी देर के लिए सही मान भी लिया जाए तो इसने वंग विजय का समर्थन नहीं मिलता। मुद्राओं की प्राप्ति मात्र से पुंडवर्धन तथा ताम्लुक इसके प्रभाव विस्तार अथवा स्वतंत्र की बात नहीं मानी जा सकती। प्रथम कनिष्क का विजय अभियान पश्चिमाभिमुख था। गांगेय प्रदेश पहले से ही उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। अभी तक उपलब्ध किसी भी साक्ष्य से कनिष्क का दक्षिण विजय का कोई समर्थन नहीं मिलता। प्रथम कनिष्क का मूल नाम कनिष्क ही था। चंद्र उसकी उपाधि हो सकती है, नाम नहीं। यदि लेख कनिष्क का होता तो इस पर उसका नाम अवश्य लिखा मिलता। लेख की लिपि जो है काल के पहले की नहीं है। बाद में मजूमदार महोदय को स्वतः अपने तर्कों पर कमजोरी का एहसास हुआ। संभवतः इसी कारण उन्होंने अपना मत बदल दिया। चंद्र को प्रथम कनिष्क की बजाय चंद्रगुप्त द्वितीय से समीकृत किया। दूसरा है फ्लीट इतिहासकार, और दूसरे हैं R.G. वशाक, S.K. आयंकर आदि चंद्र को प्रथम चंद्रगुप्त अभिन्न मानते हैं। इनके अनुसार प्रथम चंद्रगुप्त ने ही सर्वप्रथम गुप्त वंश को स्वतंत्र स्थिति में लाकर तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस प्रकार इसी ने अपने बाहुबल से अर्जित राज्य का उपभोग किया। बंगाल में सर्वप्रथम गुप्त सत्ता इसी ने स्थापित की। मेहरौली लौह स्तंभ की लिपि समुद्रगुप्त के पहले की है, बाद की नहीं, पर इन विद्वानों के निष्कर्ष भी मान्य नहीं हैं। प्रथम चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार अवश्य किया, पर पूर्णतः अपने बलबूते पर ही नहीं, मतलब उसने स्थापित किया है। बलबूते पर नहीं बनाया है। इसका कुछ हिस्सा जो है इसने पैतृक राज्य के रूप में भी प्राप्त किया था। प्रथम चंद्रगुप्त का राज्य एकाधिराज्य नहीं था। इसके समय उत्तर तथा पश्चिमोत्तर भारत में अनेक शक्तियाँ विद्यमान थीं, जिनको पराजित किए बिना सिंधु पार कर वाहलिक जाना कठिन था। इन शक्तियों को सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। उतने नहीं, हमारे पास ना तो गुप्त प्रथम की वंग विजय का कोई प्रमाण मिलता है, न वाहलिक विजय का। इसके दक्षिण में भी प्रभाव का कुछ पता नहीं। वाहलिक कभी भी इसके साम्राज्य का अंग नहीं था। प्रथम चंद्रगुप्त ब्राह्मण धर्मावलंबी था। यह परम वैष्णव भी था, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यदि इस लेख का अंकन प्रथम चंद्रगुप्त ने कराया होता तो इसमें लिच्छवी का नाम अवश्य दिया गया होता। लिपि शास्त्रीय प्रमाण की दृष्टि से यह लेख समुद्रगुप्त के बाद का है, पहले का नहीं। और फिर आते हैं हरप्रसाद शास्त्री, R.D. बनर्जी, N.K. भट्टशाली तथा विसेंट स्मिथ। चंद्र की पहचान सुसुनिया पर्वत लेख में उल्लिखित पुष्करणाधिपति चंद्रवर्मा से करते हैं। इनका विचार है कि पुष्करणाधिपति चंद्रवर्मा महत्वाकांक्षी शासक था। इसी ने वंग में शत्रुओं को पराजित किया था तथा वाहलिक विजय पर सफलता प्राप्त की, पर यह मत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुसुनिया पर्वत का चंद्रवर्मा स्वतः स्थानीय शासक था। इसकी महाराजा उपाधि से प्रकट होता है कि यह स्वयं में सार्वभौम शासक था।
इसके द्वारा वंग, वाहलिक तथा दक्षिण विजय का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। S.R. गोयल इस चंद्र को समुद्रगुप्त से समीकृत करते हैं। समुद्रगुप्त का चंद्र प्रकाश भी नाम था। गोयल महोदय का दावा है R.C. मजूमदार, राधे शरण, विलियम जोआना आदि ने इनके सुझाव को मान लिया, पर गोयल महोदय जो थे अविवाद्य नहीं, उनका जो तर्क है वो अविवाद्य नहीं है। वीपी सिन्हा, कांति गोपाल, अश्विनी अग्रवाल इनके मत का निराकरण करते हैं। इन विद्वानों का मत है कि पहले ये तो नहीं कहा जा सकता कि समुद्रगुप्त का नाम रहे, क्योंकि यदि समुद्रगुप्त का नाम चंद्र होता तो समुद्रगुप्त की मुद्रा या लेख में चंद्र नाम अवश्य मिलता। वामन द्वारा उल्लिखित चंद्र प्रकाश की समुद्रगुप्त से अभिन्नता सुनिश्चित नहीं है, अतः समुद्रगुप्त को चंद्र मान लेना सुनिश्चित नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल मत्स्य पुराण में उल्लिखित प्रमति नामक शासक को मेहरौली के चंद्र से समीकृत करते हैं। उनका कहना था कि प्रमति, यहाँ प्रमति नहीं प्रमति होना चाहिए, सॉरी गलती से मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, प्रमति द्वारा 20 वर्ष तक युद्ध करना और 32 वर्ष तक शासन करना तथा वैष्णव होना, सुचिरकाल तक शासन करने आदि की बातें मेहरौली के चंद्र से मेल खाती हैं। पर जैसा कि हमने चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रमति अभिन्नता के संबंध में देखा है, इसे द्वितीय चंद्रगुप्त से समीकृत नहीं किया जा सकता। अग्रवाल महोदय की स्थापना मूलतः इस प्रमेय पर आधारित है। यदि मूल स्थापना का आधार ही संदिग्ध है तो इसका प्रमाण यौक्तिक नहीं हो सकता। केपी जायसवाल, हार्टले, R.N. दांडेकर, R.K. मुखर्जी, S.K. अल्तेकर, विसेंट स्मिथ, N.N. घोष, D.C. सरकार, R.C. कर, G.R. शर्मा, R.C. मजूमदार, P.L. गुप्ता, लल्लन जी गोपाल, श्रीमती कांति गोपाल, अश्विनी अग्रवाल, तेजराम शर्मा जैसे विद्वान इस चंद्र की पहचान द्वितीय चंद्रगुप्त से करते हैं। इनका तर्क है कि द्वितीय चंद्रगुप्त का अपर नाम चंद्र था तथा नरेंद्र चंद्र था। मुद्राओं पर उपलब्ध परम भागवत उपाधि तथा चंद्र विक्रम प्रकार की मुद्राओं में इसका वैष्णव होना भी सुनिश्चित है। द्वितीय चंद्रगुप्त ने दीर्घकाल तक 33 वर्ष तक शासन किया। इसका साम्राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। चंद्रगुप्त द्वितीय का वैष्णव होना तो तर्क संगत ही है, अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को ही मेहरौली से समीकृत करना सर्वाधिक मान्य है। तो इन सभी तर्कों को लेके प्रमति और समुद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, चंद्र, मतलब इन सारे सभी इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को हम मेहरौली लौह स्तंभ के में जो चंद्र है उससे उसको समीकृत कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और भी आप जिस हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।